स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर रिस्क भी नहीं लेना है, अच्छा रिटर्न चाहिए पर स्टॉक सेलेक्ट करने का टाइम भी नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस समझ नहीं आता और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके एडवाइजरी फीस नहीं देना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में कुछ तो करके पैसा अर्निंग करना है। तो इसके लिए बड़े ही आराम से बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट और टाइम के आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकता है ईटीएफ। तो ईटीएफ क्या है, ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं, ईटीएफ में कैसे और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने लिए एक सही ईटीएफ कैसे चुने और कैसे पता लगाए कि जो ईटीएफ आपने चूज किया है उसकी जो प्राइस चल रही है वो अभी सही है या नहीं है, साथ ही में ईटीएफ में रिस्क कितना है और उसके बदले आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट तक हम लोग एक कंक्लूजन पे तो निकल ही जाएंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के हिसाब से ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए जिससे कि हम और आप ऐसे ही मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट। ईटीएफ क्या है? तो ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो कि डायरेक्ट किसी इंडेक्स, कम्युनिटी या फिर एसेट्स के बीच में ट्रेड होता है। इसमें कोई भी डायरेक्ट इमीडिएटर नहीं होता है, यही है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप कोई भी एक इंडिविजुअल स्टॉक नहीं चुन पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि अरे ऐसा ना हो कि स्टॉक जो है नीचे चला जाए और मुझे लॉस हो, आपको लग रहा है कि अगर मैं डायरेक्ट जो है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी तो मेरा पैसा सेफ रहेगा। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली आप निफ्टी 50 को परचेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप निफ्टी 50 के फ्यूचर को बाय या सेल कर सकते हैं, बट वो एक डिफरेंट चीज हो गई और वो पूरा एक ट्रेडिंग पार्ट हो गया जिसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और आपका पर्पस क्या है कि रिस्क ना ले, आपका पैसा सेफ रहे। अगर आप इंडेक्स को डायरेक्टली परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने सोचा कि चलो मैं जो है निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स को एक एक करके बाय कर लेता हूँ। अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो आपको टोटल, अगर आप सबके प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो जो निफ्टी की वैल्यू होती है वही आपका जो है टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा। मतलब अभी निफ्टी 22,797 के आसपास बंद हुई है तो उतना पैसा आपको देना पड़ेगा अगर आप निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स को परचेस करने जाएंगे तो। अब भाई मान लीजिए 22,800 के आसपास इतना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ईटीएफ। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप निफ्टी 50 को परचेस ना करके या उनके स्टॉक्स को परचेस ना करके आप क्या करेंगे, निफ्टी के ईटीएफ को परचेस करेंगे। निफ्टी के जो एक पॉपुलर ईटीएफ है निफ्टी 20, निफ्टी 20 को जो है आप बाय करेंगे और उसका अगर आप प्राइस देखेंगे तो 255 रुपए के आसपास का है, जो कि मुझे लगता है हर इंसान परचेस कर सकता है। अगर आप इसको देखेंगे तो निफ्टी 50 का 1.12% है 255 रुपए, मतलब कहाँ आपको जो है 22,797 रुपए देना था और कहाँ अब आपको केवल 255 रुपए देना है और आपको पूरा का पूरा एक इंडेक्स का जो है आपको क्या मिल रहा है, निफ्टी 50 का एक ईटीएफ मिल जा रहा है। अगर आपने जो है निफ्टी 50 का ईटीएफ बाय कर लिया मतलब इनडायरेक्टली आपका पैसा क्या हुआ, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट हो गया। तो बताइए क्या निफ्टी कभी जीरो हो सकती है? नहीं, कभी भी कोई इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि निफ्टी में कोई ऐसा स्टॉक है जो कि आउट परफॉर्म कर रही है, क्या होता है ऑटोमेटिकली वो निफ्टी 50 से निकल जाता है और उसके बदले नया स्टॉक इन्वॉल्व हो जाता है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हो। अब इन सब से इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंडेक्स जैसे का तैसा ही रहने वाला है। तो इस कंडीशन में आपके पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि आपने निफ्टी 50 पे बेट लिया है। आपने क्या किया है, इंडेक्स का ईटीएफ लिया हुआ है। उससे कोई स्टॉक जाए या आए, आउट परफॉर्म करे, उससे आपके पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका जो है पास्ट में कई एग्जांपल भी है। देखिए वोडाफोन को ही आप ले लीजिए, वोडाफोन 2019 में निफ्टी 50 का हिस्सा था और उस समय पे उसका प्राइस 30 रुपए के आसपास में चलता था। तो आप सोचिए कि जब वोडाफोन ने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो निफ्टी 50 ने वोडाफोन को बाहर कर दिया और आज वोडाफोन की प्राइस क्या है, 9 रुपए के आसपास आ गई है। क्या वोडाफोन के हटने से निफ्टी 50 पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आज वोडाफोन का प्राइस 30 रुपए से घट के जो है 9 रुपए पे आ गया है, लेकिन निफ्टी तो आपकी ऊपर ही गई है। वोडाफोन इकलौता नहीं है, इसके अलावा आपका यस बैंक हो गया, डीएचएफएल हो गया, ये सब वैसे शेयर है जो कभी निफ्टी 50 में थे और आज की डेट में वो 50% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। क्या निफ्टी 50 50% गिरी है? नहीं गिरी है। कोई भी स्टॉक जब आउट परफॉर्म करेगी तो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगी, उसके बदले जो परफॉर्म करने वाला कंपनी होगा वो अंदर आ जाएगा।
तो इसीलिए इंडेक्स आपका जो है काफी सेफ रहता है। और इंडेक्स में जो है इन्वेस्ट करने का तरीका एक तरीके से ईटीएफ होता है जो कि बजट फ्रेंडली है। अब आप यस बैंक को ही देख लीजिए, यस बैंक जो है 50% से ज्यादा गिर चुकी है। उस समय पे निफ्टी 50 का प्राइस 11,500 के आसपास में था और आज जो है 22,000 के ऊपर चली गई है। तो ऑलमोस्ट 96% से लेके 100% तक का आपको रिटर्न देखने को मिला है निफ्टी 50 में। उस समय जो आपका निफ्टी 20 था, जो कि निफ्टी का ईटीएफ है, वो 119 रुपए का चल रहा था और अब ये 255 रुपए का हो गया है। तो आप सोचो कि आपका डबल हो गया, एक तरीके से डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो यही रीजन है कि लोग जो है ईटीएफ में आजकल बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंडेक्स पता है कि इंडेक्स जीरो नहीं होने वाला है। अगर कोई स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, उसके बदले एक अच्छा स्टॉक फिर से निफ्टी 50 में आ जाएगा और आपको स्टॉक से मतलब नहीं। आपने क्या किया है, इंडेक्स का ईटीएफ लिया है, तो जितनी ग्रोथ आपकी इंडेक्स की होगी उतनी ग्रोथ आपकी ईटीएफ की भी होगी। बाकी कैसे ग्रोथ होता है, क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, वो धीरे धीरे आगे आगे जैसे वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ईटीएफ कितने टाइप के होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक नए ट्रेडर हैं और आपको नहीं पता कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है, या स्टार्टिंग में ही आपके कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, या फिर ट्रेडिंग जर्नी के लिए आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, या फिर अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली है लेकिन आप लॉस में है, रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने लोन लेके ट्रेडिंग किया था और अब आप फंस चुके हैं क्योंकि आपको लॉस हुआ है और अब आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, ए से जेड तक कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमारा एक पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग कंसल्टेशन है जिसमें आपको 4 प्लान मिल जाएंगे। इन प्लान्स पे अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है। आप इन चारों प्लान को कंपेयर कर सकते हैं और अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग ये कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे हम लोग कोई भी जो है बैठा के आपको जो है ट्रेड नहीं कराते हैं, ना ही उसके लिए कोई चार्ज लिया जाता है और ना ही हम आपका अकाउंट आपसे मांगते हैं। कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इनलीगल चीज हम लोग नहीं करते हैं। आपको हम लोग बैठा के कोई ट्रेड नहीं कराएंगे और ना ही आपको कोई कॉल देंगे कि ये यहाँ पे आप बाई कीजिए, यहाँ पे आप सेल कीजिए। ये प्योर एक एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप कहीं भी ट्रेडिंग में फंस चुके हैं और सबकी प्रॉब्लम अलग है और आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप ये कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए आप जाइए profitchain.in पे, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से जो है इस कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ईटीएफ के टाइप के बारे में जान लेते हैं। ईटीएफ मेनली जो है 7 तरीके के होते हैं। पहला जो आपका होता है वो इक्विटी ईटीएफ होता है। अब इक्विटी ईटीएफ क्या हुआ, इक्विटी ईटीएफ सिंपल है, जैसे आपका निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, नेस्डेक हो गया। जी हाँ, नेस्डेक 100 का भी ईटीएफ आपको हमारे ही मार्केट में मिल जाता है। आपको उसके लिए नेस्डेक में जाके नेस्डेक के शेयर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप नेस्डेक 100 का जो है ईटीएफ परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि पूजा कुछ पॉपुलर जो है इक्विटी ईटीएफ के नाम बताओ, तो मैं बोलूंगी निफ्टी 20 हो गया, सेंसेक्स का ईटीएफ हो गया, जूनियर 20 हो गया जो कि मिड कैप का ईटीएफ है। ऐसे करके बहुत सारी लिस्ट आपको जो यहाँ पे दिख रही है, इन लिस्ट में से आप कोई भी ईटीएफ चुन सकते हैं। बाकी आपको ये जो कॉम्प्लिकेटेड नाम दिख रहे हैं जैसे कि आपका एसईटी, एफएस, ईएसएन, ये सब जो भी है, ये मैं अभी आगे आपको क्लियर करूंगी कि ये सब क्या चीजें हैं। अभी आपको चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। अभी हम लोग टाइप ऑफ ईटीएफ देख लेते हैं, बाद में जो नाम में आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो नाम क्या है, कैसे है, वो सब मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। दूसरा टाइप आपका होता है बॉन्ड या फिर आपका फिक्स इनकम ईटीएफ। नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप के फंड का जो है ये ईटीएफ। इसके जो कुछ पॉपुलर ईटीएफ है, अगेन मैं स्क्रीन पे आपको लगा दे रही हूँ। भारत बॉन्ड ईटीएफ काफी ज्यादा पॉपुलर है, ये सारे पॉपुलर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थर्ड टाइप की ओर अगर हम लोग बढ़े तो आपका आता है कमोडिटी ईटीएफ। कमोडिटी ईटीएफ आप समझ सकते हैं नाम से ही, गोल्ड, सिल्वर, ये जो भी कमोडिटी में आपके जो ट्रेड होते हैं उनके जो ईटीएफ्स हैं वो होते हैं कमोडिटी ईटीएफ्स। जिस टाइप का भी मैं ईटीएफ बता रही हूँ, उनके जो भी पॉपुलर ईटीएफ्स हैं वो मैं सब स्क्रीन में साइड में लगा दे रही हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ की बात करें तो सेक्टर एंड इंडस्ट्री ईटीएफ्स आपके हो गए, उनके भी कुछ पॉपुलर ईटीएफ्स हैं जो मैं स्क्रीन पे सबके ईटीएफ्स के नाम में साइड में लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के ईटीएफ की बात की जाए तो आपका हो गया इंटरनेशनल ईटीएफ, जैसे कि आपका नेस्डेक 100 हो गया, एसपीडीआर, एसएनपी 500 हो गया, बहुत सारे हैं, पॉपुलर लिस्ट आपको मिल जाएंगे ईटीएफ्स के। नेक्स्ट टाइप के ईटीएफ की बात की जाए तो इनवर्स एंड लिवरेज ईटीएफ्स होते हैं,
इसको आप डेप्ट ईटीएफ्स भी बोल सकते हैं। साइड में मैंने लगा दिया है, सारा आप देख लीजिएगा। देखिए आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जैसे कि हम लोग जो निफ्टी 50 की बात कर रहे थे, तो आप जब निफ्टी 50 का ईटीएफ ले रहे हैं तो आपका पैसा एक तरीके से इनडायरेक्टली निफ्टी 50 में जा रहा है। वैसे ही मान लीजिए अगर आप कोई डेप्ट ईटीएफ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो ईटीएफ का पैसा है वो एक डेप्ट कंपनी में जा रहा है और वहां से आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये नाम से आप समझ जाइए कि आपका पैसा किस टाइप के ईटीएफ में लग रहा है। तो लास्ट टाइप के ईटीएफ की बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो थीमेटिक ईटीएफ। तो थीमेटिक मतलब जो कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब टाइप के जो ईटीएफ्स हो गए, ये होते हैं थीमेटिक ईटीएफ। तो इनके भी कुछ पॉपुलर ईटीएफ्स के नाम मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब आप कहेंगे कि पूजा ये ईटीएफ्स के नाम इतने अजीब अजीब क्यों हैं और कैसे याद होंगे? तो देखिए याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो ईटीएफ होते हैं वो अलग अलग कंपनी के होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड जो होता है वो अलग अलग कंपनी का होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि मान लीजिए कि आपको लार्ज कैप में जो है म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप में जो है आपको म्यूचुअल फंड करना है, तो लार्ज कैप का आपका एसबीआई का भी म्यूचुअल फंड होगा, कोटक महिंद्रा का भी होगा, एचडीएफसी का होगा, आईसीआईसी का भी होगा। अलग अलग कंपनी के जो है म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जस्ट लाइक ईटीएफ भी अलग अलग कंपनी के होते हैं। अब जहां भी आप देख रहे हैं बीज, जैसे निफ्टी बीज, जूनियर बीज हो गया, तो जहां भी आप बीज देख रहे हैं तो ये हो गया निप्पॉन कंपनी का। तो निप्पॉन कंपनी जो है अपने ईटीएफ के आगे क्या लगा देती है? आपका बीज लगा देती है। ऐसे आप समझ सकते हैं। वैसे ही आप निफ्टी 50 का ही ईटीएफ ले रहे हैं लेकिन कोटक से ले रहे हैं, उसका नाम हो गया कोटक बीके ईटीएफ। तो नाम के आगे कोटक लगा। वैसे ही अगर आप एसबीआई का ले रहे हैं तो आप नाम में देखिएगा एसईटी, जहां भी एसईटी लगा होगा ना तो आप समझ जाएंगे कि एसबीआई का है। तो आप देखेंगे कि एसईटी एफ लगा होगा, निफ्टी का एनआईएफ लगा है और 50, तो ये बन गया आपका निफ्टी 50 का ही लेकिन एसबीआई वाला। तो ऐसे करके ये नाम आपको दिख रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप समझ जाइए कि किस कंपनी का कौन सा सिंबल है, तो ऑटोमेटिक जो है आप सर्च कर लेंगे। वैसे ही अगर आप सेंसेक्स का ईटीएफ लेने जाएंगे तो आप आईसीआईसी का अगर ले रहे हैं, आप देखेंगे इसका नाम है आईसीआईसी SENSX। तो ऐसे करके आप समझ जाएंगे। कुछ नहीं है, केवल अलग अलग कंपनियां अपना एक अलग अलग सिंबल देके रखी है, जिससे आपको पता चले कि इस कंपनी का ईटीएफ है। बाकी जो टाइप्स ऑफ ईटीएफ है वो मेन है। अब निफ्टी 50 तो निफ्टी 50 है, वो तो आपका चॉइस हुआ ना कि निफ्टी 50 में आप कौन सी कंपनी का लेना चाहते हैं। अब जैसे मार्केट में मोबाइल तो बहुत कंपनी का है, सैमसंग का भी, ओप्पो का भी है, वीवो का भी है। आप कौन सी कंपनी का मोबाइल लेना चाहते हैं? मोबाइल एक टाइप हो गया, और मोबाइल में भी आप कौन सी कंपनी परचेस करना चाहते हैं वो आपका चॉइस हो जाता है। वैसे ही निफ्टी 50 में अगर जा रहे हैं तो इक्विटी ईटीएफ एक टाइप हो गया। अब इक्विटी ईटीएफ में आपने चूज कर लिया, उसमें आपने चूज किया कि आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। निफ्टी 50 में अलग अलग कंपनियां, निपॉन हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी, कोटक, हजारों कंपनियां हैं। उनमें से आप कौन सी कंपनी चूज करना चाहते हैं, उस कंपनी को चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहेंगे कि पूजा यही तो प्रॉब्लम है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या फिर ईटीएफ, एक सही ईटीएफ अपने लिए कैसे चुनना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ईटीएफ हमारे लिए सही रहेगा। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से टाइप के जो है सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। जैसे आपको इक्विटी में जाना है, इंडस्ट्री के हिसाब से सेलेक्ट करना है, थीमेटिक में जाना है, या किसी इंटरनेशनल ईटीएफ में जाना है, पहले आप सेक्टर अपने माइंड में डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सेक्टर आपको चूज करना है। ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने निफ्टी को चूज कर लिया कि भाई मुझे निफ्टी में सेलेक्ट करना है। निफ्टी में आप कौन सी कंपनी चूज करेंगे? निपॉन में जाएंगे, आईसीआईसी जाएंगे, कोटक जाएंगे, एसबीआई जाएंगे, कौन से में जाएंगे? ये कैसे चूज करेंगे आप? तो ये चूज करने के लिए कुछ मेथड होते हैं जिनको मैं आपके साथ बताऊंगी। उन मेथड्स के द्वारा आप जो है अपने लिए एक सही कंपनी चूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको चेक करना होता है वो है AUM, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। देखिए एक लाइन में मैं बताती हूँ, जिस कंपनी का AUM ज्यादा होगा उस कंपनी की लिक्विडिटी ज्यादा होगी। मतलब AUM ये दर्शाता है कि कितने लोग जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं निफ्टी 50 के जो है 4 यहाँ पे AUM शो हो रहा है, जिसमें कि सबसे ज्यादा एसबीआई का निफ्टी 50 का जो है 1,72,000 यहाँ पे शो हो रहा है, और वहीं पे निफ्टी 20 का आपका 38,966 करोड़, ये करोड़ में वैल्यू है, शो हो रही है। तो इस लिस्ट को देख के आप ये तो बता सकते हैं कि जो एसबीआई का निफ्टी 50 है, ये इसका जो ईटीएफ है वहां पे सबसे ज्यादा आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले AUM आपने चेक कर लिया, फिर आपको चेक करना होता है वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी को आप कैसे
चेक कर सकते हैं? इसका सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जब मार्केट ओपन होगी, हालाँकि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी मार्केट ओपन नहीं है, तो जब मार्केट ओपन होगी तो आप जो है ईटीएफ का चार्ट ओपन कर लीजिएगा। जिस भी आप ईटीएफ में परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी जो कंपनी होगी, उसको आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे प्राइस में मूवमेंट आएगा। अगर प्राइस में 1-1 सेकंड में या उससे कम सेकंड में भी मूवमेंट आ रहा है, मतलब उसमें वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कैंडल जो आपका मूव होगा, वो थोड़े-थोड़े देर बाद मूव हो रहा है, मतलब जल्दी-जल्दी मूव नहीं हो रहा है, 2-3 सेकंड निकल जा रहे हैं, 4 सेकंड, 5 सेकंड बीत गया, प्राइस वहीं का वहीं है, मूव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उसमें कहीं न कहीं वॉलेटिलिटी कम है। तो ये चीज़ आपको ऐसे जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो, आपको ऐसे स्टॉक्स को जो है अवॉइड करने चाहिए। आपको ऐसे ईटीएफ को जो है अवॉइड करना चाहिए। तीसरा जो आपको चेक करना है वो होती है बेटा वैल्यू। अब बेटा वैल्यू भी एक तरीके की लिक्विडिटी को ही बताता है। देखिए इसको सिंपल से एक आप चेक कर सकते हैं, अगर किसी भी ईटीएफ की बेटा वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब वो अच्छी खासी लिक्विडिटी वाली ईटीएफ है, आप उसमें इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की बेटा वैल्यू 1 से कम है, तो आपको वैसे जो है ईटीएफ्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इन सब तरीकों से जो है आप अपने लिए एक सही ईटीएफ की कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो ईटीएफ आपने चूज़ किया है, जो कंपनी आपने चूज़ की है, उसका जो प्राइस चल रहा है, वो फेयर वैल्यू है या नहीं है? आखिर हम इंडियंस हैं, कुछ भी महँगे दाम पे थोड़ी ना लेंगे, हमें तो उल्टा डिस्काउंट चाहिए होता है। तो इस चीज़ को ही चेक करने के लिए बनाया गया है आईनेव। देखिए आईनेव जो है एक तरीका होता है ये चेक करने का कि जो ईटीएफ का प्राइस चल रहा है, उसकी वैल्यू फेयर है या नहीं है। इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आप एनएससी के वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ पे आपको ईटीएफ दिख जाएँगे, यहाँ पे ईटीएफ के बाद आपको देख रहे हैं आप, यहाँ पे कई कॉलम है, आप यहाँ पे देखिए प्राइस, एलटीपी आपका जो है, जो आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, जहाँ पे आपका प्राइस चल रहा होगा, ये है एलटीपी। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है एनएवी, ये एनएवी आपको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 62 रुपए का चल रहा है, प्राइस जो है 62 रुपए का चल रहा है और इसका जो एनएवी है वो 60 रुपए 48 पैसे का है। मतलब अभी प्राइस क्या है, एनएवी से 2 रुपए के आसपास ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों के बीच, अगर इसके प्राइस के बीच और एनएवी के बीच में 3% के आसपास का अगर डिफरेंस आता है, तो आप इसको महंगा नहीं बोल सकते हैं। जनरली आपको 3% तक जो है थोड़ा-सा लेवरेज लेके चलना पड़ेगा। 3% तक अगर डिफरेंस आ रहा है, तो आप इसको महँगा मत समझिएगा। उसके ऊपर अगर है, तो आप उसको महँगा बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 56 रुपए की वैल्यू यहाँ चल रही है। इसका एनएवी कितना है? 55 रुपए 20 पैसे। 1 रुपए का डिफरेंस है, कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3% से अगर कम के बीच का डिफरेंस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3% से ज़्यादा का डिफरेंस दिख रहा है, दैट मीन्स आपको जो माल मिल रहा है, वो महँगा मिल रहा है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे जो हैंग सेंग इंडेक्स है, उसका जो ईटीएफ का प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है 445 रुपए का और वहीं पे इसकी जो नेफ चल रही है, एनएवी चल रही है, वो 391 रुपए 35 पैसे का है। मतलब आप ये समझिए कि 50 रुपए से भी ऊपर का डिफरेंस है, 3% से कहीं ऊपर का डिफरेंस है, तो इसका मतलब आपको अभी के टाइम पे ये ईटीएफ परचेस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी आपको महँगा मिल रहा है, तो आपको ऐसे कंडीशन में वेट करना चाहिए कि प्राइस थोड़ा-सा रेंज में आए तब आप इसको परचेस करें। अब इसका एक रीज़न है, ये अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है ना, तो थोड़ा प्राइस इसका महँगा हो गया है। तो लेकिन अगर आप एनएवी के हिसाब से चेक करेंगे तो ये अभी आपको नहीं परचेस करना चाहिए क्योंकि ये आपको महँगे दाम पे मिल रहा है। तो इस एग्जांपल से तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि कैसे प्राइस और आईएनएवी को मिला के आप जो है एक फेयर वैल्यू वाला ईटीएफ चूज़ कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और कमेंट करने जा ही रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग ईटीएफ के रिस्क और रिवॉर्ड को भी जान लेते हैं। अब देखिए जब भी स्टॉक मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट की बात हो रही है तो रिस्क तो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहता ही है, पर कितना? अगर ईटीएफ के रिस्क की आप बात करेंगे, ईटीएफ में 3 प्रकार का रिस्क आपको देखने को मिलता है जिसको ध्यान में आपको रखना चाहिए। सबसे पहला होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है? देखिए आपने मानिए आज सब कुछ चेक किया और आज आपने परचेस कर लिया एक ईटीएफ, लेकिन मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। कुछ भी बैड न्यूज़ आ गई, कुछ भी रीज़न हुआ, मार्केट गिरी, तो ज़ाहिर-सी बात है ईटीएफ भी गिरेगा। तो वो जो मार्केट रिस्क होता है, जो कि मार्केट के गिरने पे ईटीएफ का भी प्राइस गिरेगा, उस रिस्क को हम लोग मार्केट रिस्क बोलते हैं। ये एक प्रकार का रिस्क आपको हो गया। दूसरे टाइप का जो रिस्क होता है वो होता है लिक्विडिटी रिस्क। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने कोई ईटीएफ खरीद लिया, ठीक है? आपने खरीद लिया लेकिन जब आप बेचने गए तो कोई भी उसको खरीदने वाला बायर नहीं मिला। बायर सेलर 2 होते हैं मार्केट में। जब आप खरीद रहे थे तो किसी ने सेल किया होगा तब आप खरीदे होंगे।
उसी प्रकार से जब आप बेचने जाएँगे तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए तभी वो बिकेगा। यही चीज़ होती है लिक्विडिटी। अगर आपका जब आप बेचने जा रहे हैं और कोई खरीदार नहीं है, तो आप उसको बेच नहीं पाएँगे। ये जो रिस्क होता है ये ईटीएफ में होता है, तो इसी को हम लोग लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। हालाँकि आज के टाइम में वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गए हैं, लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एक सही कंपनी चूज़ किया है, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को ज़्यादातर नहीं मिलती है। लेकिन आप बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप चेक कर रहे हैं अपने लिए एक सही ईटीएफ, तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि लिक्विडिटी को ज़रूर चेक कीजिएगा। बट रिस्क तो रिस्क है। अब हम लोग जानते हैं थर्ड टाइप के रिस्क के बारे में। वो होता है ट्रैकिंग एरर रिस्क। अब ट्रैकिंग एरर रिस्क क्या होता है? देखिए, मान लीजिए निफ्टी ने मूवमेंट दिया 10% का, लेकिन आपका जो ईटीएफ है उसने मूव दिया केवल 9.5%। यहाँ पे जो दोनों के बीच में 0.50% का डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम लोग ट्रैकिंग एरर रिस्क बोलते हैं। अब चाहे एरर हो या कुछ भी हो, लॉस तो लॉस होता है। मतलब निफ्टी चल दी 10%, आपको मिल रहा है 9.5%, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रैकिंग एरर रिस्क बोलते हैं, जो कि ईटीएफ में आपको देखने को मिल जाता है। तो हो सकता है कि आप कहें कि 0.50 से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, लॉस तो लॉस है, और 0.50 से भी फ़र्क पड़ता है उन लोगों को तो डेफ़िनेटली होगा जिनके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है ₹255 देख के आपको लग रहा हो कि अरे यार 0.20 कितना ही होगा, 50 पैसा, 75 पैसा। लेकिन अगर सोचिए वही क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 10,000 आपके पास क्वांटिटी है, वही 50 पैसा 5,000 बन जाएगा, तो फिर आपको अमाउंट बड़ा लगने लगेगा। तो वो चीज़ें होती हैं। तो जैसा मैंने कहा, रिस्क तो रिस्क होता है। तो ईटीएफ में इन्हीं 3 प्रकार का रिस्क होता है। इनको अगर आप जो है देख लेंगे, सही समय पे सेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें आपको रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। तो हम सबको पता है कि जहाँ पे थोड़ा रिस्क कम इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे थोड़ा रिवॉर्ड भी आपको कम ही मिलता है। ऐसा क्यों है? देखिए, अब मान लीजिए कि आपने 22,000 का निफ्टी परचेज़ किया, 22,000 का निफ्टी आपने परचेज़ किया, तो आपको पता है कि इंडेक्स में अगर 1% का भी मूवमेंट आया, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया। 22,000 का 1% आपका 220 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं पे आप निफ्टी 20 को अगर परचेज़ कर रहे हैं, तो 255 का प्राइस चल रहा है। ₹255 का 1% भी अगर गया, तो ₹2.5 गया ना। उसमें भी अगर आपका ट्रैकिंग एरर आ गया, तो उसमें भी कुछ पॉइंट आपके कम हो जाएँगे। चलिए मान लेते हैं ₹2.5 आपका गया। तो भले ही ₹220 और ₹2.5 के बीच आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन आपके कैपिटल में भी तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ईटीएफ का पर्पज़ ही होता है कि आप कम पैसे में, कम लो रिस्क में जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो वो पर्पज़ यहाँ फुलफिल होता है, और ईटीएफ का सबसे बड़ा जो पर्पज़ होता है, वो आपके कैपिटल को डाइवर्सिफ़ाई करना होता है, जो कि बहुत अच्छे से ईटीएफ आपके कैपिटल को डाइवर्सिफ़ाई कर पाता है। तो वहाँ से आपका पर्पज़ फुलफिल हो जाता है, तो रिवॉर्ड भी आपको ठीक-ठाक मिल जाता है। हाँ, रिवॉर्ड में आपको प्रॉब्लम तभी आएगी जब आपको यहाँ ट्रैकिंग एरर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि मार्केट 1% मूव हो जाए, बट निफ्टी जो है 0.50 मूव हो, जाके फिर आपको रिवॉर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना, रिवॉर्ड आपका कम हो जाता है। अदरवाइज़ जैसा आपका निफ्टी चलेगा, वैसा ही आपका जो है ईटीएफ भी चलेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप कम करेंगे, तो रिवॉर्ड भी कम ही मिलेगा। चलिए फाइनली अब इसका एक कंक्लूजन समरी लेते हैं। अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर स्टॉक रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, टाइम नहीं देना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कोई एडवाइजरी फी वगैरह भी नहीं देना चाहते हैं, कोई टाइम कैपिंग नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में आपको पता है 1 साल का टाइम कैपिंग होता है, बट ईटीएफ में अगर आप जा रहे हैं, कोई टाइम कैपिंग नहीं है। अगर आप आज खरीद रहे हैं, तो कल बेच सकते हैं, इवन आज का आज भी बेच सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में कैपिटल डाइवर्सिफाई करना है, तो फिर ईटीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि खतरों के खिलाड़ी टाइप है, पैसा ज़ीरो हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करना आपको अपनी मन की है, और आपको एक हाई रिटर्न चाहिए। अगर आपकी थिंकिंग ज़ीरो हीरो टाइप की है कि ज़ीरो तो ज़ीरो, लेकिन अगर होगा तो कैपिटल डबल करना है, तो भाई आपके लिए ईटीएफ नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़े स्लो रिटर्न मिलते हैं, लेकिन सेफ रिटर्न मिलते हैं। तो इसमें क्या करना है, अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हैं, ज़ीरो हीरो टाइप वाले, तो फिर ईटीएफ आपके लिए नहीं है। एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि चाहे आप किसी भी टाइप के इंसान हो, लेकिन कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपके स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो में कुछ सेफ प्रोडक्ट तो होने ही चाहिए। तो अगर आपको सेफली रिटर्न चाहिए, भले ही स्लो हो, तो आपको ईटीएफ के साथ ज़रूर जाना चाहिए। तो आई होप ईटीएफ से रिलेटेड सभी बेसिक प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई होंगी। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।